आज तबीयत बहुत खराब था, फिर भी कई बच्चों का मैसेज आया कि सर जेई के मार्क्स में कुछ तो घपला है। और उसको लेकर आईआईटी डायरेक्टर ने भी एक ट्वीट किया है। आप बताइए वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। पहले मैं आपको पूरा किस्सा समझा देता हूँ। किस्सा हुआ ये है कि एक डेटा सब बच्चों के सामने आया। कुछ अराउंड 60,000 बच्चों के आसपास का डेटा है। और उसमें बच्चों के मार्क्स शो हो रहे थे। उसमें हुआ क्या कि कुछ स्टूडेंट्स के पेपर वन और पेपर टू के मार्क्स में काफी ज्यादा डिफरेंस था। मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि पेपर वन के मार्क्स लेस देन 10 थे और पेपर टू के मार्क्स 90 से ज्यादा थे या वाइस वर्सा। मतलब दोनों पेपर में आप ये समझ सकते हैं कि मैसिव डिफरेंस था मार्क्स का। अब लोगों का कहना यह है कि 60,000 में से ऐसे 200 स्टूडेंट मिल गए। ऐसा तो नहीं हो नहीं सकता कोई बच्चा पेपर वन में बेवकूफ है और अचानक से पेपर टू में वो होशियार हो जाता है या वाइस वर्सा। इस तरह की सिचुएशन तो नहीं होती है। तो जब 60,000 में से ऐसे 200 बच्चे लोगों ने कहा मिल गए, बाकी डेटा रिलीज होगा तो कह रहे कि भाई मतलब मैसिव लेवल पर चीटिंग हुई है, इसलिए ये गड़बड़ है। अब इसको लेकर आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर ने रिप्लाई किया और उनका पहला स्टेटमेंट यह था, मैं उसको थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूं, कि जब स्टैटिस्टिक्स की समझ ना हो तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं। दैट इज व्हाट ही फर्स्ट सेड। दैट मींस ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस बाय स्टैटिस्टिक्स। सेकंड पॉइंट ये उन्होंने कहा कि जब 60,000 बच्चे हैं तो लार्ज गैप इन मार्क्स होगा दो पेपर्स में। और क्यों होगा, इसके रीजन के लिए उन्होंने शेविशेव इनइक्वालिटी का नाम लिया है। उन्होंने बोला शेविशेव इनइक्वालिटी क्वांटिफाइज इट। और ये क्वांटिफाइज वर्ड को ध्यान रखिएगा क्योंकि हम इस क्वांटिफाइज वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और शेविशेव इनइक्वालिटी के बारे में। और ऐसा जेई एडवांस में जब से दो पेपर इंट्रोड्यूस किए हैं तब से हो रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, कि उनका कहना एसेंशियली है कि भाई तुम लोगों को स्टैटिस्टिक्स वगैरह आता नहीं है, तुम चुप बैठो। और शेविशेव इनइक्वालिटी बताती है कि ऐसा तो होएगा ही और हो ही रहा है और तब से हो रहा है, तो तुम फालतू में ही हल्ला मचा रहे हो। तो लेट्स अंडरस्टैंड द होल आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट। क्या वो सही है, क्या वो गलत है। पहले एक शेविशेव इनइक्वालिटी हम एल्जेब्रा में पढ़ते हैं जिसमें A1 AI और BI दो सीक्वेंस है पॉजिटिव नंबर्स के। और उसमें क्या होता है कि अब अगर हम उन सीक्वेंस दोनों n टर्म्स के सीक्वेंस हैं तो A1 B1 प्लस A2 B2 मतलब उन दोनों के हर टर्म्स को मल्टीप्लाई करके एवरेज लो और उनके इंडिविजुअल एवरेज को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों चीजों का कंपैरिजन किया जाता है। अगर आप दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे सीरीज को, जो भी सीक्वेंस है, और फिर आप ये मल्टीप्लीकेशन क्रिएट करोगे और फिर एवरेज लोगे तो आपका आंसर बड़ा आएगा। मतलब अगर वो सिमिलरली सॉर्ट की गई हैं दोनों की दोनों असेंडिंग ऑर्डर में और फिर आपने A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ऐसे करके उनको वो कर लिया है, ऐड कर लिया है और एवरेज लिया है, तो वो एवरेज इंडिविजुअल एवरेज के मल्टीप्लीकेशन ज्यादा आता है। और उल्टा तब होता है कि अगर आपने एक को असेंडिंग ऑर्डर में दूसरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया तो यही चीज उससे कम आ जाती है। ये शेविशेव इनइक्वालिटी होती है जो हम एल्जेब्रा में पढ़ते हैं और हम जेई के लिए भी थोड़ी बहुत पढ़ाई इसकी करते हैं। जैसे A1 प्लस A 3 प्लस A, तीन टर्म्स लिए मैंने, ए और बी दोनों पॉजिटिव है, और दूसरी B2 प्लस B और 5 प्लस B। तो अगर को सबको दिख ही रहा होगा असेंडिंग ऑर्डर ये है, तो AB 1 प्लस A इंटू 2 प्लस B 3 प्लस A इंटू 5 प्लस B, इन सबके इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन का एडिशन अपॉन 3 क्योंकि 3 टर्म्स है, और इंडिविजुअल एवरेज का मल्टीप्लीकेशन। तो ये पक्का इससे बड़ा होगा क्योंकि लाइक सॉर्टिंग है, दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और इसमें एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग में ले लिया तो ये छोटा होगा। अब बच्चे बोलते हैं भाई इसका जेई के रिजल्ट से हमारे मार्क्स से क्या कनेक्शन, हमने तो पढ़ी है ये, आप क्या बात कर रहे हो। तो सच्चाई ये है कि स्टूडेंट्स आर राइट, इसका जेई से कोई हमारे मार्क्स से कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, मतलब है, बट डायरेक्टर सर इस शेविशेव इनइक्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी और शेविशेव इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को सबसे पहला कंफ्यूजन हो रहा है कि वो क्या ये जो बोल रहे हैं बात समझ क्यों नहीं आ रही है। वो क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं वो शेविशेव 2 के बारे में बात कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट द सिनेरियो इज। वो कहते हैं फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स, और यहां पे रैंडम वर्ड क्रूशियल है, फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स जिसका मीन म्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। ये मीन वही है जो आप लोगों ने भी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही है जो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है। तो आप इस इनइक्वालिटी को बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो एक रैंडम वेरिएबल के लिए ये कहा गया है कि अगर मैं P ऑफ मॉड ऑफ x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू k सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू 1/k²। इसको देख के कई बार बच्चे हैरान हो जाते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कहना क्या चाह रहे हो। तो लेट मी टेल यू ये क्या है। और रैंडम वर्ड की तरफ बहुत स्पेशली ध्यान दीजिए, हम जरा उस आर्गुमेंट का अच्छे से तफ्तीश करेंगे जो दिया गया है। मैथ्स के बारे में एक बड़ी मशहूर बात यह है
कि मैथ्स की जब आप इक्वेशंस और सिंबल्स देखते हैं तो बहुत डरावना लगता है, बट जितना आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं ना, एट द कोर आप रियलाइज करेंगे कि द आइडिया इज सो बेसिक एंड सो सिंपल कि हमारे पान वाले भैया भी बड़े आराम से समझ सकते हैं, आइडिया समझ सकते हैं। और इसका आइडिया भी वही है, ये आपको सिंबल से घबराइए नहीं, कि बहुत ही सिंपल आइडिया। मैं आपको उस आइडिया के बारे में बताता हूं। इसमें सबसे पहले पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, यानी ये जो इवेंट बोला जा रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। अब प्रोबेबिलिटी ही वो चीज है, इसी वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके हम एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेवरेबल ऑब्जर्वेशन का आंसर निकालेंगे। जैसे हमने 60,000 कॉइन टॉस किए, एक बार में हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो 60,000 बार टॉस करने में एक्सपेक्टेड हेड्स हमारे ये होंगे। ये इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं इधर। अब वैसे एक्चुअली होगा नहीं 30,000 आएंगे, बस वो कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स ये। तो प्रोबेबिलिटी किस तरह से एक्ट करेगी उसके बारे में हम समझेंगे। अच्छा, ये वो सिनेरियो है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है। अब इस सिनेरियो में ऐसी क्या खास बात है, क्यों उन्होंने इस सिनेरियो का इन्वोक किया, और क्यों वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से ये जो डेटा है ये कोई गलत नहीं है, सब बढ़िया है, आप फालतू में परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझाता हूं। ये सिनेरियो में जो x है वो एक रैंडम वेरिएबल है, और इस केस में x का मतलब वो पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स के बीच के डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। पेपर 1 माइनस पेपर 2 के मार्क्स का मॉड, दैट इज दी x। और म्यू क्या है, उसी की एवरेज वैल्यू है। अब एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ द मार्क्स निकाला जाए पूरे सारे डेटा का, तो वो डिपेंड करेगा पेपर लेवल की डिफिकल्टी के डिफरेंस से। अगर पेपर 1 और बहुत टफ है, पेपर 2 बहुत ईजी है, तो म्यू काफी ज्यादा बड़ा नंबर होगा। इस साल पेपर 1 और पेपर 2 में कोई खास डिफरेंस नहीं रहा है, मतलब तो म्यू मैक्स 20 नंबर हो सकता है, और हम भी एक डेटा का एग्जांपल लेके इसको यूज करेंगे। नॉनदलेस सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन वही है, आप जानते हैं जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, समीशन xi स्क्वायर बाय n माइनस म्यू स्क्वायर। ये क्या करता है, ये इस चीज का मेजर करता है कि डेटा उस मीन वैल्यू से। अब देखिए आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपने उसका एवरेज निकाल लिया, मतलब जैसे अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहा है, तो अभिषेक शर्मा का लेट से किसी टूर्नामेंट का एवरेज आया 35 रन, लगता है बहुत अच्छा है यार, ये तो क्या मस्त बैटिंग करी है इस टूर्नामेंट में। फिर पता लगता है टूर्नामेंट में 10 मैच थे, उसमें 2 मैच ऐसे थे जिसमें उसने 150 रन बना दिए, और बाकी सब मैच में बहुत खराब बैटिंग करी है। तो आप समझ सकते हैं एवरेज से एक्चुअल डेटा कितना दूर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यही मेजर करता है कि एवरेज से कितनी दूर है मामला, कितना रिस्की है। आप समझ रहे हो, दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स। क्योंकि आप खुद देखो, हर एक ऑब्जर्वेशन का एवरेज से डिफरेंस निकाला जा रहा है और उसको स्क्वायर किया जा रहा है। स्क्वायर इसलिए किया जा रहा है, वो नेगेटिव भी आएगी तो भी उसको पॉजिटिव बनाया जा रहा है, फिर उसका एवरेज निकाला जा रहा है और स्क्वायर रूट लिया जा रहा है ताकि डायमेंशन मैच करे। तो आप एसेंशियली समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन की कहानी ये है, अगर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये xi है, फॉर अ पर्टिकुलर xi अगर हम n को मार्क करते जाएंगे, और मान लीजिए अगर किसी क्वांटिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन लो होगा, तो वो जो एवरेज वैल्यू है ना, उसके आसपास ही टिक जाएगी वो, और वहीं पे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज्यादा होगा ना, तो एवरेज वैल्यू से उतनी उतनी दूर होगी। ऐसा सोच सकते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, जस्ट जनरली। तो बेसिकली आप मोरलेस ये समझ लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा मतलब वो एवरेज वैल्यू, मतलब ठीक है उधर का बड़ा आंसर उधर का बड़ा आंसर मिलके एवरेज तो वही दे रहे हैं, पर डेटा बहुत दूर है एवरेज वैल्यू से। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे के 49 मार्क्स एक सब्जेक्ट में आए, 51 मार्क्स एक सब्जेक्ट में आए, उसका भी एवरेज 50 है। एक सब्जेक्ट के 0 मार्क्स एक में और 100 मार्क्स एक में, एवरेज इसका भी 50 है, पर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लो होगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा। ये बेसिकली ये बताता है कि डेटा कितना रिस्की है। आप एवरेज वैल्यू सोच रहे हो कि हाँ हाँ बच्चा होशियार है, इसको कंपटीशन में ले जाते हैं स्कूल की तरफ से, तो ये बता रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन कि नहीं भाई बहुत रिस्की है, हो सकता है 0 ही ले आए वो वहां पे। ये बता रहा है कि नहीं नहीं रिस्की नहीं है, 49 50 उसके आसपास ही टिक जाएगा, रिस्क फैक्टर। नॉनदलेस ये क्या है, के इज द बाउंड फैक्टर। ये हमें बताएगा कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है कि एवरेज से कितना दूर हमें डेटा चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। मतलब मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे एक मैंने क्लास थी 50 बच्चों की, उसका टेस्ट लिया, किसी के 5 नंबर का ही टेस्ट था, 4 नंबर का ही टेस्ट था, 0 1 2 3 4 4 नंबर आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 नंबर पॉसिबल है।
0 नंबर आया 10 के, 1 नंबर आया 20 का, 2 नंबर आया 10 का, 3 नंबर आया 5 का, 4 नंबर आया 5 बच्चों का। तो एवरेज नंबर्स कितने हुए क्लास के, मार्क्स कितने हुए क्लास के, तो वो एवरेज हमने निकाला समेशन एनआई एक्सआई से, 1.5 मार्क्स एवरेज है पूरी क्लास का। बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो कि टीचर भाई 1.5 मार्क्स है एवरेज क्लास के, बड़े अच्छे हैं। अब देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही बच्चे के, कुछ बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बाकियों के बहुत खराब मार्क्स हैं, इस वजह से एवरेज अच्छा आ रहा है। डेटा कितना रिस्की है। तो हमने वही समेशन एक्सआई स्क्वायर ऐड किया। जैसे ये 0 स्क्वायर तो कितनी बार ऐड करोगे, 0 ही होगा। 1 स्क्वायर ऐड करोगे 20 बार, 2 स्क्वायर ऐड करोगे 10 बार, 3 स्क्वायर ऐड करोगे 5 बार, 4 स्क्वायर ऐड करोगे 5 बार। उसको ऐड करके हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला फॉर्मूले को यूज करके, तो हमारा 1.2 स्टैंडर्ड डेविएशन आया। अब ये जो शेविशेव इनइक्वालिटी ये कहती है कि के की वैल्यू डिसाइड करो, तो मैंने के की सबसे सिंपल वैल्यू 1 ली। वो ये कहना चाह रहा है कि 1.5 जो एवरेज है, अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2 है, 1.5 से 1.2 इधर और 1.2 इधर के बाहर अगर मुझे डेटा चाहिए, आप समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डेटा, लेट्स से मैंने के को 1 लिया, ये फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2 हो गया। यानी अगर मुझे इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.7 और x माइनस 1.5 लेस देन इक्वल टू 1.2, तो ये कितना हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 0.3। अगर मुझे इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्योंकि आपने k1 लिया है, तो ये प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1/1 होगी। वो तो ऑब्वियस ट्रू है। तो k इक्वल टू 1 से जो चीज मिली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं मिली हमें, सही है। x जो एक्चुअल हमने एक रैंडमली एक चीज उठाई होगी, उसका एक बच्चा बुलाया होगा, उसका जो मार्क्स होगा वो इससे ज्यादा या इससे कम होने की प्रोबेबिलिटी 1 से तो छोटी ही होगी, 1 या 1 से तो छोटी होगी, 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली। k इक्वल टू 1 तो मतलब ऐसा ही बचकाना सा आंसर दे रहा है। k इक्वल टू 2 देखते हैं कि मतलब 1.5 से 2.4 का से ज्यादा का गैप रखने वाली ऑब्जर्वेशंस, अगर मैंने एक बच्चे को बुलाया तो उसके मार्क्स एवरेज से 2.4 से ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहे होंगे क्या। तो x माइनस 1.5 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.4, मतलब x लेस देन इक्वल टू 0.9 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.9। ये तो यूजलेस है। तो बेसिकली हम इसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि 3.9 से ज्यादा उसके मार्क्स होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो k हमने 2 लिया है, तो यहां 1/4 हो जाएगा 1/k स्क्वायर की वजह से। तो वो कहना चाह रहा है कि आप इस डेटा में से एक बच्चा उठाओगे, उसके मार्क्स 3.9 से बड़े होने की प्रोबेबिलिटी जो भी आएगी 1/4 से छोटी आएगी, 1/4 या उससे छोटी आएगी। दिस इज व्हाट इज सेइंग, जो कि हम देख भी सकते हैं। 3.9 से बड़ा या इक्वल 5 ही बच्चे हैं, 5/50 1 जो है 1/10 है, जो 1/4 से छोटा है। तो यस, दिस इनइक्वालिटी वर्क्स, और इनइक्वालिटी में कोई गड़बड़ नहीं है। और एसेंशियली वो ये कहना चाह रहा है, एक सच है जो ये बता रहा है बच्चों को कि भाई अगर आपका मीन वैल्यू है, मतलब बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं, लेट्स से उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दें, तो यहीं पे कहीं पे एक एवरेज वैल्यू आएगी। अब आपने एक रैंडमली एक ऑब्जर्वेशन उठाया, वो ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस मीन वैल्यू से डी है लेट्स से, और बेसिकली उस ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस मिनिमम मीन वैल्यू से डी या डी से बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी 1/k स्क्वायर से छोटी होगी। डी बाय सिग्मा इज द के, ये बता रहा है। इसमें आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे डी बड़ा होगा, के भी बड़ा होगा, तो प्रोबेबिलिटी और कम होती जाएगी। और वो भी यही कह रहा है कि जैसे ऐसे 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 अगर आप कहेंगे मीन वैल्यू से ज्यादा दूर है डेटा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी और कम 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 होती चली जाएगी। एंड दैट एसेंशियली इज द आइडिया। मतलब आपने बहुत बड़ा डी ले लिया, तो आप कह सकते हैं कि डी बाई सिग्मा एक बड़ा नंबर होगा, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी काफी छोटा आंसर आएगा कि भाई उतनी दूर डेटा होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। ये शेविशेव एसेंशियली कहता है। अब आईआईटी डायरेक्टर इसी कॉन्सेप्ट को यहां कैसे लगा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। वो एक्स यानी जिस वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, वो पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स का डिफरेंस है। म्यू उनके पास डेटा है, हमारे पास नहीं है। सिग्मा उनके पास डेटा है, हमारे पास नहीं है, क्योंकि सारे बच्चों का डेटा उन्हीं के पास है। तो एवरेज मार्क्स रिलीज करेंगे वो शायद,
स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी बताएं, तो ये हमारे पास नहीं है, उनके पास है। और हम फिर भी ये मान लेते हैं कि हम पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स का डिफरेंस सोच रहे हैं, और इस साल के पेपर ऑलमोस्ट सिमिलर से ही आए थे, तो म्यू लेट से 15 मान लो, सिग्मा 10 ले लो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि म्यू अगर 15 है, सिग्मा 10 है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, हम ये कहना चाह रहे हैं कि के सिग्मा और लेट से वो जो हम गैप क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स का डिफरेंस है, वो वो जो डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं मीन वैल्यू से, वो 100 निकालना चाह रहे हैं। तो के आ जाएगा 10, तो प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1/100 होगी। तो उनके हिसाब से प्रोबेबिलिटी 1/100 से छोटी होगी, और 60,000 बच्चे हैं, 60,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 600 बच्चे तो होंगे ही होंगे। दिस इज द आर्गुमेंट दैट एसेंशियली दे आर गिविंग, कि आप अगर डिफरेंस ये भी सोच रहे हो ना कि डिफरेंस 100 या 100 से बड़ा होना चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में, तो उस सिनेरियो में आपका के 10 हो जाएगा, और तो 1/100 से भी छोटी प्रोबेबिलिटी होगी। 1/100 भी लेकर चल लो तो 60,000 से मल्टीप्लाई करो तो 600 बच्चे तो होंगे ही। तो तुम क्यों रो रहे हो अगर तुम्हें 200 मिल गए तो? दैट इज व्हाट एसेंशियली देयर आर्गुमेंट इज। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि सर पहली बात यहां पे शेविशेव वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स एक रैंडम वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है एक्स एक रैंडम वेरिएबल? क्योंकि भाई सेम स्टूडेंट है, सेम डे मार्क्स अटेम्प्ट कर रहा है, पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, तो एक्स रैंडम कैसे हो जाएगा? दूसरी बात, लो वैल्यूज ऑफ एक्स आर मोर प्रोबेबल, क्योंकि सेम बच्चा सेम दिन सेम सिलेबस पे पेपर दे रहा है। तो कितना डिफरेंस होगा यार, ऐसा थोड़ी पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में ज्यादा होशियार हो गया। तो बच्चों के हिसाब से सर आप एक्स एक रैंडम वेरिएबल नहीं है। स्टूडेंट्स आर रॉन्ग हियर, एक्स एक्चुअली एक रैंडम वेरिएबल है, बट एक्स एक यूनिफॉर्म वेरिएबल नहीं है। बच्चे यूनिफॉर्म वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। रैंडम वेरिएबल मींस एक डेटा में से वेरिएबल को रैंडमली पिक किया गया है। डेटा बाय इटसेल्फ यूनिफॉर्म भी हो सकता है, स्क्यू भी हो सकता है। एंड यस यू आर राइट, अगर सेम बच्चा पेपर दे रहा है तो एक्स की वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं आ सकती, वो डेटा बहुत ज्यादा छोटे नंबर्स की तरफ स्क्यूड होगा, क्योंकि सेम ही बच्चा दोनों पेपर दे रहा है। तो डेटा हाँ बाय श्योर स्क्यू होगा एक तरफ, लेकिन एक्स, क्योंकि हम एक बच्चे को पिक कर रहे हैं रैंडमली, वो एक रैंडम वेरिएबल है। दूसरी सिनेरियो भाई शेविशेव डेफिनेटली यहां वैलिड है, बट इट इज स्टूपिड टू अप्लाई शेविशेव हियर। व्हाई इट इज स्टूपिड टू अप्लाई, लेट मी टेल यू। पहली बात, शेविशेव किस किस चीजों को ध्यान में रख रहा है? एक तो सिग्मा को और एक म्यू को। वो डिस्ट्रीब्यूशन को टोटली इग्नोर कर रहा है, जो कि पूरा कंसर्न है। इनफैक्ट शेविशेव अपर बाउंड दे रहा है। अगर उसने ये बता भी दिया ना इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 1/100 से छोटी है, इट डजंट मीन 1/100 है। मतलब इट्स एन अपर बाउंड, साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 100 है, इट्स एन अपर बाउंड, बट इट्स अ यूजलेस अपर बाउंड। मतलब टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, शेविशेव चीटिंग को डिस्प्रूव नहीं कर सकता। आपने ये प्रूव भी कर दिया कि देखो 6,000 में 60,000 में से 600 बच्चे हैं, तो शेवी निकाल के दे रहा है, तो आप क्यों 200 पे रो रहे हो? ना 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 ना, एक्चुअली शेविशेव इज लाइक AMGM कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ये तो सच होनी है। अगर 1 लाख बच्चे भी चीटिंग करें ना, तो भी जो डेटा आएगा वो भी शेविशेव फॉलो करेगा। ये आप गलती मत सोचिए कि शेविशेव फॉलो कर रहा है तो डेटा तो जेन्युइन है। नहीं, इनजेन्युइन डेटा भी शेविशेव फॉलो करता है, वो तो AMGM टाइप की इनइक्वालिटी है। डेटा जेन्युइन है या नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस वो चेक करेगी। शेविशेव का यहां क्या काम? नाउ आई हैव नो आइडिया कि यहां शेविशेव का क्या रोल है। आइडियली एक्स इज P1 माइनस P2 का मॉड, और सिग्मा और म्यू रिवील करना चाहिए उन्हें फॉर लास्ट 10 ईयर्स, सो दैट हम आउटलायर डेटा को निकाल पाए और हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली चेक कर पाए कि कौन कौन सा डेटा एकदम रैंडमली पिछले 10 साल से एकदम ही अलग आ रहा है। खेल यहां पर इस चीज का नहीं है कि ये अब AMGM इनइक्वालिटी है, वो तो हमेशा ही वैलिड रहती है, ऐसे ये भी हमेशा वैलिड रहेगी, चाहे डेटा आपका करप्ट है चाहे कुछ भी है। लेकिन हमें यही तो चेक करना है ना, डेटा करप्ट मेजर से आया कहां से आया। उसके लिए आप ये देखोगे ना कि भाई ग्राफ ऐसा बनता है हर साल। अब इस ग्राफ में और पिछले साल के ग्राफ में कुछ ज्यादा फर्क आ रहा है क्या? और ज्यादा फर्क आ रहा है तो फिर उसका क्या इलाज है? मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो आउटलायर डेटा आपको मिल रहे हैं, इन्हें जब ये बच्चे काउंसलिंग के लिए आए,
इनको इन पर्सनल काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए और इनका वहीं पे एक टेस्ट ले लिया जाए, और उस टेस्ट में अगर इनके मार्क्स खराब आ रहे हैं या पहले जो एग्जाम में आए हैं उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा गैप है, तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इनकी रैंक खराब खत्म होनी चाहिए। शेवी शेव यहां पे नहीं लगाने के रीजन ये है, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर कर रहा है, दूसरी बात भाई हमारे पास और ज्यादा अच्छा डेटा है, हम क्यों ना यूज करें। इट्स लाइक सेइंग, मैं मानता हूं मुझे मैं एक शहर में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूं गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके, पर मैं अभी भी डिसाइड करके बैठा हूं नहीं मैं तो पुराने जमाने का कंपास यूज करूंगा, मैग्नेटिक कंपास, उससे जाऊंगा। वो गलत नहीं है, बट आप समझ रहे हो ना कि वो कुछ कर नहीं रहा है, ऊपर से अपर बाउंड और मिल रही है। अपर बाउंड से हम क्या डिस्प्रूव कर रहे हो, साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 100 क्या, इनफैक्ट कोरिलेशन का इनफो वेस्ट ही हो रहा है इसमें, कि भाई पेपर 1 और पेपर 2 सेम बच्चा दे रहा है, सेम सिलेबस में दे रहा है, वो इन्फो कहां यूज कर रहा है, और यूज कर भी ले, शेवी शेफ कैसे चीटिंग बता देगा आपकी, मतलब वो तो किसी भी डेटा पे लगेगी। तुम 100 बच्चों का पेपर ले लो, 100 के 100 को मार्क्स बांट दो, उसमें 2-4 बच्चे 2-4 नंबर की गलती कर दें, बाकी सब पूरे फुल मार्क्स ले आए, इसमें भी शेवी शेफ वैलिड होगा आपका। अब आईआईटी डायरेक्टर ने जो रिप्लाई किया कि जब स्टैटिस्टिक्स की समझ ना हो तो ऐसे कंफ्यूजन होते हैं, हाँ हो सकता है हमें स्टैटिस्टिक्स की समझ ना हो, क्योंकि हम लोग तो उतना ही समझते हैं जितना हम सिलेबस में है, तो उसके लिए आपको हमें चिढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमने जो सिलेबस है उसी की तैयारी की है। दूसरी चीज शेविशेव इनइक्वालिटी क्वांटिफाई नहीं करती ना, क्वांटिफाई नहीं करती, अपर बाउंड देती है, और वो भी अपर बाउंड ऐसा है जो बहुत ही लूज अपर बाउंड है। बेटर इनइक्वालिटीज वगैरह होंगी, बेहतर तरीके होंगे, वो आपको देखने होंगे सर। एंड देयर हैज बीन अ केस कि जेई एडवांस में जब से 2 पेपर इंट्रोड्यूस किए हैं तब इस तरह की गड़बड़ होती, इस तरह के मार्क्स दिखते हैं, तो सर इसका मतलब तब भी आपके साथ खेला हुआ है, आपने बस उसको शेवी शेव के चक्कर में इग्नोर कर दिया है, थोड़ा सा सोचिए। फाइनली गलती माफ, आप डेफिनेटली हमसे ज्यादा जानते हैं, हमने तो वही बताया जो हमें समझ में आया और आपके सामने प्रेजेंट किया। सब बच्चों से कहूंगा इस वीडियो को सपोर्ट करें, जो हमारी समझ थी, जितना मुझे याद था इस इनइक्वालिटी के बारे में उतना मैंने आपके सामने बताया है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। टेक केयर। मेरा सजेशन ये है कि जो आउटलायर्स केस हैं उन्हीं बच्चों को परेशान किया जाए, बाकी बच्चों को परेशान ना किया जाए। उन बच्चों को जिस वक्त काउंसलिंग के लिए आए उनका वापस एग्जाम करा लिया जाए, 3 घंटे के तो पेपर लेना है, दोबारा ले लो, आईआईटी में बुला के ले लो, और वहां से पता लग जाएगा जो बच्चे सही हैं जेन्युइन की रैंक अपलिफ्ट हो जाएगी। बाय।